हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूले के और भी सवालों को बनाएंगे। ये सारे सवाल एनसीईआरटी से लिए हुए हैं और इसके बाद हम लोग आर डी शर्मा और एग्जाम्पलार से भी प्रॉब्लम को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूले के नेक्स्ट प्रॉब्लम की। अभी का हमारा प्रॉब्लम है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो फिर से मेरा बार बार आप लोगों को कहना रहेगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम में आप लोग क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चराइज करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। तो आप पिक्चराइज करने से मत घबराएं, आप एक रफ पिक्चर जरूर बनाइए, एक आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी कर देगा ये। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक वाई एक्सेस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। तो बोला गया दो पॉइंट है हमारे पास, एक 1, -5 है। आपको टेंटेटिव पॉइंट लेना है, एग्जैक्ट नहीं लेना है। तो x की वैल्यू 1 यहाँ हो गई और y की वैल्यू -5 कहीं यहाँ पे होगी, मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा 1, तो इसका एक नाम भी दे देते हैं, a इज 1, -5, है ना। b हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि -4, 5 है, मतलब x की वैल्यू है -4, ये रहा 1, 2, 3 और ये रहा हमारा 4 और y की वैल्यू हम मान लेते हैं -5 यहाँ पे है कहीं, -4, 5, सॉरी 5 मतलब y एक्सिस के ऊपर ऊपर जाना है। तो ये हमारा b हो गया, इज -4, 5। ये हमारा दो पॉइंट हो गया। इन दो पॉइंट को जोड़ के जो लाइन बन रहा है, एक पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, फिर आगे हम इस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करेंगे। ये रहा। अब बोला गया है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, फाइंड द रेशियो। अब एक्स एक्सिस इसको कहाँ काट रहा है, पहले हम लोग ये तो मार्क कर लें। एक्स एक्सिस इसको, ये रहा एक्स एक्सिस हमारा। अब आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस इसको यहाँ पे काट रहा है ना। तो बोला गया है कि आप हमें बताइए कि किस रेशियो में इसको काट रहा है। आप ऐसा ही एक सवाल बना चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, अगर आप जाएंगे वीडियो नंबर 5 में तो या 4 में, ऐसा ही एक सवाल आप बना चुके हैं जिसमें कि इसी तरह के दो पॉइंट्स थे और उन दोनों पॉइंट को वाई एक्सिस काट रहा था। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस काट रहा है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बनाने का तरीका भी हमारा सेम होगा। इसमें दोनों चीजें मिसिंग है। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखा है, ये वाला पॉइंट हमारे पास नहीं दे रखा है और रेशियो भी नहीं मेंशन है। तो अगर आपके पास रेशियो भी ना हो, कोऑर्डिनेट भी ना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, जबकि मेरे ही वीडियो में मैंने खुद बोला है आपको कि एक चीज दिया रहेगा, या तो रेशियो दिया रहेगा या तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। रेशियो दिया रहेगा तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसमें दोनों ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में एक चीज दिया हुआ है, लेकिन वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है। वो क्या दिया हुआ है अभी मैं आपको बताता हूं। तो सवाल है कि ये एक पॉइंट है हमारे पास सी, सी का एक कोई कोऑर्डिनेट होगा। अब सी आखिर पॉइंट कौन सा है, सी वो पॉइंट है ये वाला। ये कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस है। तो आप एक्स एक्सिस को यहां कैंची की तरह समझ सकते हैं या चाकू की तरह समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस चाकू है या कैंची है, जो पॉइंट ए और बी को जोड़ता हुआ जो लाइन है या आप कह लीजिए धागा है, उसको एक कैंची आ रही है और काट देती है। कहां पे काटती है वो, पॉइंट सी पे काटती है। आपको बताना है इस पॉइंट सी का कोई कोऑर्डिनेट होगा। ये तो आप जानते हैं कि अगर ग्राफ पेपर पे पड़ा है तो हर पॉइंट का एक कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। आपको बताना है इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है। तो कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा, अगर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, अगर आप जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे, एक्स पे एक यूनिट, एक्स पे दो यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड है तो -1 -2 आप गिनेंगे। एक्स पे एक यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड, दो यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड, तीन यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन। वाई पे क्या आप ऊपर जा रहे हैं, जवाब है नहीं। आप नीचे जा रहे हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि आप तो इसी लाइन के ऊपर है ना, मतलब जो रोड है उसी के ऊपर आप खड़े हैं। कार वाला जो आपके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं पिक करने के लिए, तो आपको उनको रोड से साइड नहीं हटना पड़ेगा, उसी रोड पे ही आप खड़े हैं। आपने हाथ दिया, उन्होंने गेट खोला, आप घुस गए और वो लेके चले गए। तो वही है, ये एक्स एक्सिस पे ही खड़े हैं। तो एक्स एक्सिस मतलब आप रोड पे खड़े हैं, ना आपको ऊपर जाने की जरूरत है दूसरे रास्ते पे, ना इधर वाले किसी रास्ते पे जाने की। तो अगर आप यहाँ हैं तो इसका कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो हमें नहीं पता वो क्या होगी, तो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू है ए। वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं जाना है तो वो वैल्यू होगी। देखिए कोऑर्डिनेट तो दे रखा है ना। ओके,
अब रेशियो क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भी एक सवाल बना के दिखाया था। उसमें मैंने कहा था कि अगर रेशियो कुछ भी ना हो तो आप k/1 मान लें। बहुत बार बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप k/1 क्यों एज्यूम कर रहे हैं, आप m/n क्यों नहीं एज्यूम कर रहे? मेरा जवाब होगा आप m/n भी एज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको m/n के फॉर्म में भी बना के दिखा दूंगा। k/1 से बस थोड़ा सा आसान हो जाता है, साइकोलॉजिकली थोड़ा आसान होता है। तो मैं k/1 से सबसे पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दरअसल अब आप c का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको पहला, और रेशियो भी निकालना है। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकल जाएगा तो कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो c की वैल्यू होगी, c का कोऑर्डिनेट होगा mx2। इसके लिए ये वाली वैल्यू कोऑर्डिनेट ली जाएगी और इस वन के लिए ये वाली ली जाएगी। ये बात आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं मैं, उल्टा चलता है। दिस इनटू दिस, तो k mx2, k x2 का मतलब यहाँ पे 1 है हमारे पास, 1 प्लस n दैट इज 1 इंटू x1, x1 हमारे पास -4 है, -4 डिवाइडेड बाय m प्लस n, k+1 कॉमा my2, m की जगह k है, k इंटू y2 इधर वाला कोऑर्डिनेट होगा विच इज -5 प्लस n का मतलब 1 इंटू y1 क्या है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई k+1। सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा c का वैल्यू। सो k -4 डिवाइडेड बाई k+1 कॉमा -5k+5 डिवाइडेड बाई k+1, ये आ गया आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि ये जो c का कोऑर्डिनेट है ये a,0 के फॉर्म में होगा, मतलब ये वाली वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, a का मतलब कुछ ना कुछ होगा, और ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये आप जानते हैं अच्छे से। फिर से रिपीट करता हूं, तो अगर ये वाली वैल्यू a है तो या तो आप इसको a से इक्वेट करें, तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि एक ही इक्वेशन होगा और वेरिएबल दो होगा k और a, तो आपको कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी, लाखों करोड़ों अरबों वैल्यू मिलेगी। तो आपको k की वैल्यू निकालने के लिए अगर इसको 0 से इक्वेट कर दें तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो -5k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k+1 इक्वल्स 0। ठीक है, इक्वल 0 क्यों? क्योंकि ये y की वैल्यू, c की जो कोऑर्डिनेट आपने निकाली है इसमें y की वैल्यू आपकी ये है, और c का जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये x एक्सिस पे ही है तो इसका y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये वाला और ये कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा, इसलिए मैंने उसको इक्वल कर दिया है। अब आप लिखेंगे -5k प्लस 5 इक्वल 0। अब आप लिखेंगे -5k इक्वल्स -5, k इक्वल्स टू 1। आ गया 1। अगर k की वैल्यू अगर आपकी 1 आ गई है तो अगर आप k की जगह 1 डाल देंगे तो रेशियो आपने क्या माना था, k/1 माना था। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वैसे मुझे पहले ही लिख लेना था। लेट द रेशियो बी k/1, आप पहले ही लिख लीजिएगा। तो k/1 आपने माना था तो k की जगह 1 आ गया, तो 1:1 का रेशियो। 1:1 का रेशियो होने का क्या मतलब हो जाता है, उसका मतलब है कि जो ये C पॉइंट है ये दरअसल में मिड पॉइंट हुआ। किसका मिड पॉइंट है ये? ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसको जहां से काटा जा रहा है, जो कैंची काट रही है इसको, और जिस जगह पे इस धागे को काटा है उसने, वो पॉइंट मिड पॉइंट है। किसका? ए और बी, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट है इसका ये मिड पॉइंट है। मतलब दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि बी से लेकर के सी तक का जितना लेंथ होगा, मान लेते हैं ये 6 यूनिट का होगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, उतना ही लेंथ सी से लेकर के ए तक का होगा, 6 यूनिट का। याद रखिएगा, ये दोनों का मिड पॉइंट पता लगा है। सी का, सी जो है मिड पॉइंट है। अभी तक आपने सी का कोऑर्डिनेट नहीं निकाला है, अभी सिर्फ रेशियो निकला है k/1। सी का कोऑर्डिनेट नहीं निकाला, तो निकाल देते हैं। के की जगह आपके पास 1 आ चुका है, तो के की जगह आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, ये वाला सी में जो है। तो देखिए मैं यहीं डाल देता हूँ, सी इज, अच्छा बनाने के तरीके में आप कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो सी इक्वल्स टू, फिर से आप यहाँ के की जगह 1 डाल देंगे, 1 - 4 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, एंड ये तो 0 ही आएगा, आप डाल के देख लीजिए, -5 × 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं, C इक्वल्स
1 minus 4 is minus 3/2, so this is minus 3/2 कॉमा ये है। तो इसका मतलब है कि सी का कोऑर्डिनेट आ गया -3/2 कॉमा 0 का मतलब सी की जगह आप ए की जगह लिखेंगे -3/2 कॉमा 0 मतलब -1.5 -3/2 का मतलब -1.5 कॉमा 0 ए और बी का मिड पॉइंट होगा। रेशियो भी पता लग गया, रेशियो क्या आया 1:1 का रेशियो आया और कोऑर्डिनेट क्या आया -3/2 कॉमा। तो ये सवाल था, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसी सवाल को m/n के रेशियो में भी करके दिखा देता हूं। तो इस सवाल को मैं दोबारा प्लॉट कर लेता हूं और दोबारा आपको करके दिखाता हूं। इस बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। याद रखिएगा कि ये मैं दोबारा इस सवाल को कर रहा हूं, है ना, m/n के तरीके से, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये हाँ जरूर इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा कि भाई ऐसे भी किया जा सकता है, कोई रट्टा नहीं है कि के ही होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को m/n से करने का इच्छा है, शौक से कर सकते हैं वो। तो मैं फिर से प्लॉट करता हूँ 1 कॉमा -5, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -5 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा। फिर से वही रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया, ये ए है हमारे पास 1 कॉमा -5 और बी हमारे पास है -4,5। तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास -4, तो ये रहा 1 2 3 और ये रहा -4 और वाई की वैल्यू हमारे पास 5, ये मान लेते हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास बी है विच इज -4,5। अब बोला इन दोनों पॉइंट को जोड़ करके जो लाइन सेगमेंट हमारा तैयार हो रहा है, इसको एक्स एक्सिस कहाँ पे काट रहा है वो आपको बतानी है। तो सवाल को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे उम्मीद है कि मुझे दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही दिए हैं। तो आप वही एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूड है, बस तरीका सिर्फ थोड़ा सा बदल गया है। तो फिर से मैं थोड़ा सा बस बोल दे रहा हूँ कि सी जो पॉइंट है वो जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो a,0 के फॉर्म में होगा। याद रखिएगा, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो नेगेटिव साइड में है तो माइनस से होना चाहिए। भाई a जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कुड होल्ड एनी रियल वैल्यू। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप माइनस लगा देंगे तो एक समस्या आएगी कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब तो ये माइनस होगा, अगर a की वैल्यू नेगेटिव आई तो ये प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फिर। तो आप नहीं जानते कि क्या वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप a सिर्फ a लिखते हैं और a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो जो आना है खुद ही आ जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। अब रेशियो इस बार मैं k/1 लिया था, मैं इस बार रेशियो m/n ले लेता हूँ। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा, mx2 मतलब ये वाला पूरा इसके साथ जाएगा और n वाला इसके साथ जाएगा। जानते हैं आप ये उल्टा चलता है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो c का कोऑर्डिनेट आएगा m x2, इसके लिए ये वाला आएगा, तो x2 का मतलब 1 प्लस n x1 का मतलब -4 डिवाइडेड बाय m+n कॉमा m y2 का मतलब -5 प्लस n y1 कितना है यहाँ पे देखिए आप 5 है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये रहा, आप देख सकते हैं 5 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय m+n। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज c इक्वल्स m-4n अपॉन m+n कॉमा -5m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m+। हम जानते हैं कि c का कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हैं a,0 के फॉर्म में होगा, तो ये a के बराबर होगा और ये 0 के फॉर्म के बराबर होगा। तो इस पूरे को हम 0 से इक्वेट करेंगे। इसको a से इक्वेट क्यों नहीं करेंगे, अभी मैंने पीछे ही इसी क्वेश्चन के पिछले वाले फॉर्म में बताया था, मतलब जब पीछे कर रहा था तो इसलिए इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा -5m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m+n इक्वल्स 0। और आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिनिश हो जाएगा। -5m प्लस 5n इक्वल्स 0, -5m इक्वल्स -5n, माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, m इक्वल्स टू n, मतलब m और n दोनों बराबर आ गया। अब दोनों बराबर का मतलब तो 2:2 भी हो सकता है, 3:3 भी हो सकता है, 4:4 भी हो सकता है, 5:5 भी हो सकता है, 1.5:1.5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरी बात को अगर आपने ध्यान से सुना होगा और अगर मेरे पुराने वीडियोस को देखे होंगे तो उसका जवाब आपको मैंने दे दिया है
मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 4:4 लिखा होगा तो बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि 4/4 आप करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, विच इज़ 1:1 के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 5/5 के फॉर्म में होगा तो आप इसको 1:1 के फॉर्म में ही लिखेंगे। सो दैट दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, यही बेस्ट प्रैक्टिस होता है। आप इसको 5:5 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो उस लॉजिक से अगर आप समझेंगे तो m/n, m इक्वल्स टू, अगर मैंने n लिखा है तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर 3:3 भी हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1:2। अच्छा, चलिए अगर मैं ऐसा भी मान सकता हूँ कि इसको इंटरप्रेट करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो चलिए दूसरे तरीके से करें। देखिए, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिखा हुआ है, *1 लिखा हुआ है, और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या है, *1 है। n को हम इधर ले आते हैं। आप कहेंगे m को इधर, आप इधर ले आइए, लेकिन हमने रेशियो m/n माना था, इसलिए m को ऊपर रखा है। n को नीचे ले आते हैं तो m/n कर लेते हैं, और ये 1 है, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया ना। तो m/n क्या हुआ, 1/1 हो गया, मतलब m/n इक्वल्स टू 1:1 हो गया ना। m/n क्या है, रेशियो 1:1, और यही रेशियो अभी आपके पिछले वाले सवाल, मतलब जब पीछे मैं कर रहा था k:1 लेके, यही रेशियो आया था। कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका वही है जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं m/n लेकर के भी सवाल को बनाऊंगा तो बड़े आराम से क्वेश्चन बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, मैं अब एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसमें जो कोऑर्डिनेट है आप फाइंड कर लेंगे। अभी बिल्कुल मैंने के वाले मेथड में फाइंड करके दिखाया, तो वही काम आपको करना है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. इंटरेस्टिंग। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, एक सवाल बनाता हूं इसका, और एक एक पिक्चर मैं इसका बनाता हूं आपके। तो पिक्चर मैं एक देख लेता हूं ड्रॉ करके। चलिए, ये एक पिक्चर मैं ऐसे करके, ठीक है, ये रहा। अब बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमें ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक डायमीटर है। अब इसमें ए और बी कहाँ है, ये हमें ढूंढना है। तो ए और बी ढूंढते हैं। अब इसमें बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। ठीक है, तो हमें ए और बी ढूंढना है। देखिए, बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, हमें ए का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ए एक डायमीटर है, ए और बी, सॉरी, डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स के बारे में बात किया। ए बी एक डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ए से बी तक पूरा डायमीटर है, तो जाहिर सी बात है ए एक एंड पॉइंट हो गया और बी दूसरा एंड पॉइंट हो गया। वो सेंटर इज 2, -3। सेंटर दे दिया गया आपके पास 2, -3, एंड बी की वैल्यू है 1, 4। बी की वैल्यू है 1, तो सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम सी से रिप्रेजेंट। अब आपको ए की कोऑर्डिनेट बतानी है, तो ए की कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप कुछ फंडामेंटल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला फंडामेंटल ये है कि दरअसल में सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट होता है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो सेंटर है ये दरअसल में ए बी का मिड पॉइंट होगा, होगा ना। इसका मतलब है सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। बात क्लियर है, ये एकदम बेसिक है। दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, यहाँ पे BC का डिस्टेंस निकाल लें। तो BC का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, मान लेते हैं वो डिस्टेंस, मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेता हूँ, सेट लेट कर लेता है कि इसका डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट निकल। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये BC क्या होगा, रेडियस होगा, तो AC भी रेडियस होगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है, पूरा डायमीटर है। तो ये वाला अगर हमारा BC रेडियस है तो AC भी रेडियस होगा, तो ये भी 3 यूनिट होगा, है ना। और ये कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट को निकालने में हमें समस्या होगी। क्यों समस्या होगी, मैं बताता हूं। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट को आप एज्यूम करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट बी x, y आप मानेंगे। अब जब आप इस पे सॉल्व करेंगे इसको, AC को डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इक्वल टू 3 रखेंगे,
तो आप पाएंगे कि दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही है, तो आपको समस्या आएगी। ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बन तो जाएगा, उसमें एक और दूसरा रिलेशनशिप हम यूज कर लेंगे, लेकिन आपको दिक्कत आएगी। तो बेहतर ये है कि हम सी को ये मानने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट सी को हम इस तरह से समझें कि मिड पॉइंट है ए और बी का, विच इज करेक्ट। तो हम लिखेंगे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी हमारा ए बी का मिड पॉइंट आ गया। और अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है और सी को सॉरी ए को मैंने एक्स कॉमा वाई ले लिया है, तो अब देखिए मिड पॉइंट होने का मतलब रेशियो क्या हो जाएगा। मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, 1:1 है ना। 3 को मिटा देता हूँ, 3 को मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजिंग रहेगा ये। रेशियो हमारा 1:1 का है, मिड पॉइंट है। तो आगे से जब मिड पॉइंट होगा ना तो बहुत सिंपल है, आप जो अभी बताऊंगा आप हर बार वही किया करें। मिड पॉइंट है तो देखिए 1 के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट होगा और इस वाले 1 के लिए ये वाला। तो देखिए क्या करेंगे, mx2, m क्या है 1, x2 ये वाला 1 ले लेते हैं, 1 प्लस nx1, n क्या है 1 और x1 क्या होगा, ये x तो x ही है, डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 विच इज 2। सिमिलरली my2, 1 के लिए y2 हमारे पास क्या होगा 4, तो 1 इंटू 4 प्लस ये वाला 1 इंटू ये वाला y, दैट इज 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज 2। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, ये ए का कोऑर्डिनेट आ गया, सॉरी सी का कोऑर्डिनेट आ गया, मैं गलत बोल, क्योंकि हम मिड पॉइंट से वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो सी का ही होगा। लेकिन सी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया गया है, सी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया गया है और वो कोऑर्डिनेट है 2, -3। तो जाहिर सी बात है ये वाला, ये भी सी का कोऑर्डिनेट ही निकाला हमने और सी का ऑलरेडी दिया हुआ है और दोनों ही सी के कोऑर्डिनेट है, तो सी के तो दो अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं होंगे ना, एक ही कोऑर्डिनेट होगा, एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होगा। तो सी का ये वाला जो कोऑर्डिनेट है और जो ये वाला है दोनों बराबर होगा, फिर ये वाला और ये दोनों बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1 इज 1 प्लस एक्स 1 जा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 हो गया। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। इसी से x की वैल्यू आ जाएगी और दूसरे वाले से देखिए 4 1 जा 4 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू -3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, सो x इक्वल्स टू 4 - 1 कितना आ गया। एंड इसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -10 ना, -6 और 4 इधर गया तो -4, तो y इक्वल्स टू -10। कोऑर्डिनेट आपने a का क्या माना था, x कॉमा वाई, x आपके पास क्या निकल गया 3, y क्या निकल गया -10। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया x कॉमा वाई विच इज a का जो पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट था वो आपने निकाल लिया 3 को। तो ये सवाल इस तरह से बनना था और मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद लगाता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब हिंदी में क्रमशः होता है और इंग्लिश में बोले तो बहुत आसान भाषा में कि ए अगर पहले लिखा हुआ तो ये वाला कोऑर्डिनेट ए का है, बी अगर उसके बाद लिखा हुआ तो इसके बाद वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो बी का होगा। ये मतलब होता है रेस्पेक्टिवली का। तो ये ए एक कोई पॉइंट है, ए जो कोऑर्डिनेट है वो मैं लिख लेता हूँ -2, -2 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो भी लिख लेते हैं विच इज 2, -4। और बोला गया है कि ए बी एक हमने सेगमेंट बना लिया। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, एक हमें कोई पॉइंट बताना है पी। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट इसके ए के बाहर है, बी के बाहर है या इसके बीच में है, ये भी नहीं जानता मैं। ये यहां से पता लगेगा आगे पढ़ने से। सच दैट AP इज 3/7 ऑफ AB। ये जो 3/7 है ना, ये आपके दिमाग में प्रॉब्लम कर रहा है, आपको समझने में दिक्कत कर रहा है। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, अपनी मर्जी से बदल रहा हूँ, फिर मैं दोबारा सवाल पे आ जाऊंगा।
इसमें लिखा है कि कुछ इस तरह से कि AP इज 1/3 ऑफ AB। अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। बोला है कि P एक ऐसा पॉइंट है जो दरअसल में AB का 1/3 है। AB का 1/3 का मतलब क्या हुआ? AB का हिंदी में कहेंगे तो AB जितना भी है उसका तीसरा भाग है, मतलब उसका थर्ड पोर्शन है। मतलब अगर AB 12 मीटर का है, मान लेते हैं ये वाला जो AB आपको दिख रहा है, अगर ये 12 मीटर का है, यहां से यहां तक अगर 12 मीटर है, तो AP जो होगा वो 1/3 ऑफ AB है। तो मतलब 12 का 1/3 है। AB कितना है? 12। 12 का 1/3 मतलब 1/3 ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 4 मीटर का है। तो 4 मीटर कहीं अंदर ही होगा ना, बाहर तो नहीं हो सकता कहीं। तो ये ऐसा है, यहाँ कहीं होगा। ये 1/3 का मतलब है। इसी तरह से अगर लिखा जाए AB इज इक्वल टू, लेट इट बी 1/5 ऑफ AB, मतलब AB जितना भी है उसका पांचवा भाग AP है। AP उसका पांचवा भाग ही है। तो AB अगर मान लेते हैं 20 है, तो उसका पांचवा भाग क्या होगा? 4। तो AP कितना? AP P कितना हो जाएगा? 4, 4 यूनिट। इसी तरह से बजाय इसके कि 1/3 1/5 कहने के, उन्होंने कहा है 3/7 है। तो 3/7 कहने का मतलब ये हो गया, इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट पे। तो AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। तो मैं मान लेता हूं कि P यहां पे होगा और कुछ इस तरह का है कि ये 3/7 ऑफ AB है। चलिए मैं फिर से 3/7 को हटा देता हूं। मैं इस बार फिर से 1/3 ही लाता हूं और 1/5 ही लेके आऊंगा। मैं दोबारा ले रहा हूँ 1/3, समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ। मान लेते हैं AP जो है 1/3 ऑफ पूरा है, AB का है 1/3। ओके, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना होगा? आप बता सकते हैं बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? अगर ये वाला 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ना 2/3। हमेशा याद रखिएगा कि दोनों को जोड़ के 1 बनना चाहिए। दोनों को जोड़ के अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर एक धागा है या एक स्टिक है, उसको आपने कहीं से एक जगह से तोड़ दिया, आप 10 जगह से भी जोड़ जोड़ तोड़ दीजिए। एक जगह से अगर आपने तोड़ दिया है और वापस अगर आप उसको जोड़ेंगे तो पूरा धागा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बन जाना चाहिए। अगर पेन है, अगर आपका पेंसिल कहीं से टूट गया है, वापस अगर उस पेंसिल को फेविकोल लगा के या कोई और ग्लू लगा कर आप चिपका देंगे तो वापस पेंसिल ही दिखना चाहिए ना, उतना ही बड़ा दिखना चाहिए। अगर आपने काट छांट नहीं किया है तो उतना ही बड़ा दिखना चाहिए वो। एग्जैक्टली यही बात है कि कोई भी दो टुकड़े हैं और अगर वो एक ही चीज से आए हुआ है, उसको जोड़ेंगे तो वापस सेम एज इट इज वो पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना? तो बचा हुआ कितना होगा? 2/3 होगा। बहुत आसान है इसके लिए समझना कि 1/3 है तो आप नीचे देख लीजिए कितना है, 3 है। तो 3 - 1 कर दीजिए तो 2/3 हो जाए। अगर ये 1/5 होता, ये मान लेते हैं कि हमारे पास 1/5 होता है, ये वाला 1/5 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1/5 होता तो ये कितना होता? ये होता, हम इसको माइनस कर देंगे, 5 - 1 कितना होता है? 4। तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है। इसी तरह से इसी लॉजिक को हम अगर आगे बढ़ाएं तो यही लॉजिक इसमें भी है कि आपके पास 1/5 और 1/3 ना दे करके बोला गया 3/7 है। ठीक है, 3/7 है। तो 3/7 है, तो ये वाला हमारे पास 3/3 पार्ट है, पूरे का तीसरा भाग है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 3/7 तो ये कितना हो जाएगा? ये 4/7 हो जाएगा। 4/7 हो जाएगा। इसका मतलब पूरे को 7 बराबर टुकड़ों में किया गया है। उसमें से 3 टुकड़ा AP है और 4 टुकड़ा BP है। 3/7 का यही मतलब होता है कि पूरे 7 बराबर टुकड़ों में से 3 टुकड़ा आपके पास है। बच जो गया वो 4 टुकड़े रह गए। 4 टुकड़ा टोटल में से, टोटल कितना है? 7 है, तो 4/7 या 4/7 दूसरे पोर्शन के पास। तो मतलब अगर आपसे रेशियो पूछेगा इसका कि कितना हुआ, तो 7 हटा दीजिए क्योंकि 7 दिखा रहा है कि पूरे को कितने बराबर हिस्सों में काटा गया है। AP कितना है? वो उस पूरे को जो पूरा बराबर हिस्सों में से काटा गया, तो AP का हिस्सा कितना है? तो AP को कितना मिला उस पूरे में से? 3 हिस्सा मिला। PB को कितना मिला उस पूरे में से? तो PB को 4 हिस्सा मिला। इसीलिए मैं अपॉन 7 हटा दूंगा, तो फिर इजी रहेगा आपके लिए ये तय कर पाना कि क्या है। तो ये मैं लिख लेता हूँ 3 और ये है। ठीक है। अब रेशियो आपके पास है ही, आप आराम से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस P का कोऑर्डिनेट ये होगा और 4 का ये वाला होगा।
तो निकाल लेते हैं एक बार हम लोग। 3 मल्टीप्लाइड बाय m इंटू x2 विच इज 2 प्लस n विच इज 4 इंटू x1 कितना है यहाँ पे -2 ना, -2 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 4 कितना होता है 7, कॉमा इस बार फिर से वही 3 मल्टीप्लाइड बाई y1 विच इज 3 इंटू -4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला y2 4 इंटू डिवाइडेड बाई 3 + 4 इज 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 -8 डिवाइडेड बाई 7 -12 -8 डिवाइडेड बाई 7। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6 - 8 इज -2 बाई 7 एंड -12 -8 इज -20 बाई, ये कोऑर्डिनेट जो है आपको किसका, ये p का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। ये रहा p का वैल्यू है -2/7 एंड -27। ये p की कोऑर्डिनेट आ गई है, का कोऑर्डिनेट आ गया। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने p के कोऑर्डिनेट्स को निकाले हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts। तो मैं विश्वास करता हूं ये आप खुद कर लेंगे, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूं। ए एक कोई पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,2। मैं एज्यूम कर लेता हूं ये कोई पॉइंट है, और बी एक दूसरा पॉइंट है कोई मेरे पास 2,8। बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining the point this and this। तो ए और बी को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको 4 बराबर हिस्सों में काटा गया। 4 बराबर हिस्सों में, जैसे ट्राइसेक्ट होता था तो 3 बराबर हिस्सों में काटा गया, बाइसेक्ट होता है तो 2 बराबर हिस्सों में काटा गया, इसको 4 बराबर हिस्सों में काटा गया। आपको बताना है चारों कोऑर्डिनेट्स कि क्या होंगे। तो मैं इसको एक यहां से काट देता हूं, यहां और यहां। तो बहुत आसान है ये समझ पाना। अगर आप इसको याद करें, एक धागा है आपके पास, वो उस धागे का पूरा मेजरमेंट मान लेते हैं 20 मीटर है या 20 सेंटीमीटर है, इतना बड़ा आपके पास धागा आ गया, ठीक है। अगर उसको 4 बराबर हिस्सों में काटना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले धागे को दोनों एंड से पकड़ के ऐसे करके मोड़ के आपस में मिला लेते हैं। चादर के साथ आप ऐसा करते हैं, जब आप चादर को अगर आप घर में फोल्ड करने के जहमत उठाते होंगे, तब नहीं उठाते हैं तो खैर आपको नहीं समझ में आएगा ये। तो आप क्या करते हैं, चादर को अगर फोल्ड करना होता है तो पहले ऐसे करके झाड़ते हैं और फिर उसका दोनों एंड पकड़ के आपस में मिलाते हैं। मिला करके बीच वाले पोर्शन को जब खींचते हैं तो क्या होता है, पूरा चादर 2 बराबर हिस्सों में बट चुका होता है और फोल्ड हो जाता है वो। तो ये एक फोल्ड, मतलब एक जगह से आपने फोल्ड किया तो 2 बराबर टुकड़े हो गए उसके, है ना। और फिर से अगर आप उसको दोबारा फोल्ड करेंगे, दोनों एज को मिलाएंगे, तो वो 4 टुकड़ों में हो जाए। आप अगर अभी चाहें तो अभी आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि अगर एक धागा हमारे पास बड़ा सा है, उस धागे के दोनों छोर को, दोनों सिरे को, दोनों एंड पॉइंट को अगर हम आपस में बिल्कुल एक साथ रख लें और ऐसे करके खींच दें, तो आप देखेंगे कि 2 बराबर हिस्सों में धागा बन चुका है आपके, ठीक है। अब इस बार जो दोनों पॉइंट है उसको पकड़ लें और दूसरा जो छोर है उसको पकड़ लें, फिर से आप ऐसे करके मोड़ के दोनों को एंड पॉइंट को मिला लें। तो अब आप देख, काउंट कर लीजिए, धागे 4 बन चुके हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में धागा बट चुका है, इक्वल पार्ट में। यही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम ए और बी, हमारे पास 2 पॉइंट है, इसको अगर हम धागे की तरह ट्रीट करें और इसके एंड पॉइंट और बी के एंड पॉइंट को अगर हम मिला देंगे आपस में, तो वो बीच में, मतलब यहाँ पे कटेगा। तो अगर ये बीच है, एकदम सेंट्रल पॉइंट है, तो इसका मतलब इससे इधर वाला पॉइंट और इससे इधर वाला पॉइंट, जो भी मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट मेरे लिए कंसर्न नहीं है, रेशियो मेरे लिए कंसर्न, रेशियो मान लेते हैं। तो इतना तो तय है कि बराबर होगा, ये 5 यूनिट होगा तो ये वाला भी 5, ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, 12 है 12 है, 13 है 13 है, जो भी होगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में 13 है, काट काट के कितना हो जाएगा, रेशियो कितना रहेगा, 1:1 का रहेगा। रेशियो हमारे पास 1:1 का रहेगा। तो ये रहा 1:1 करेगा, ठीक है। तो 1:1 का रेशियो आ गया।
ऐसा करेंगे तो कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसका एक नाम दे देते हैं सी। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट निकाल, कैसे निकालेंगे? रेशियो हमारे पास पता है 1:1 है। आगे से कभी भी मिड पॉइंट निकालना हो तो सी जो है क्या हुआ, मिड पॉइंट होगा, है ना। तो मिड पॉइंट निकालना हो तो आप क्या करें, x1 प्लस x2 कर दें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें। आप कभी भी इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि 1 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से इस -2 को करेंगे तो -2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे में 1 + 1 2 ही आएगा हमेशा, क्योंकि 1 और 1 का रेशियो, 1 और 1 के रेशियो में बट रहा है, तो 1 + 1 2 होता है। तो बजाय इतना लंबा करने के आप सीधा सीधा कर लें, x1 प्लस x2, तो ये रहा -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड y1 विच इज 2 + 8, दैट इज ये रहा 2 + 8 डिवाइडेड बाई, ये आपने कर लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 + 2 कितना होता है, 0/2 इज 0, और दूसरा 10/2 इज 5। तो ये आपको c का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब दिस इज c, तो ये हो गया 0.5। इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। तो ये हो गया हमारे पास c विच इज 0,5। सी का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। ओके। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है, जो अभी मैंने किया x1 + x2/2, y1 + y2/2, वो अलग होता है जो रेशियो वाला फॉर्मूला होता है उससे अलग। मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो मिड पॉइंट में आप सीधे x1 + x2/2 लिखते हैं, ये दरअसल में वहीं से आया हुआ है। तो इसलिए दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही फॉर्मूला है। अगर आप उसको ऐसे लिखते हैं 1 × x2 + 1 × x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, दैट इज 2। 1 क्यों लिखा, क्योंकि रेशियो 1 है। x2 में 2 है, चाहे जो भी होगा, मान लेते हैं 2। और इस वाले के लिए x1 अगर आप करेंगे तो यही आएगा ना। तो देखिए x2 × 1 क्या होता है, x2, 1 × x1 क्या होता है, x1। तो x1 + x2/2 ही आया ना। इसी तरह से y1 + y2/2 आएगा, ये ध्यान रखिए। तो मिड पॉइंट हमेशा ऐसे निकालते हैं, लंबा नहीं करते, सिंपली x1 + x2/2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x1 + x2/2 अगर आप करेंगे, कॉमा y1 + y2/2 करेंगे, तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये वहम है कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला रेशियो वाले से अलग होता है, तो उस वहम को आप जितनी जल्दी हो सकता है दूर कर लें, क्योंकि जो रेशियो वाला फॉर्मूला है वहीं से ये x1 + x2/2 आता है। तो ये दोनों अलग नहीं है, उसी का ये रिजल्ट है, मतलब उसी को सॉल्व करके यही आता है। तो बजाय उतना लंबा के ये आपको याद करवा दिया जाता है या ये बता दिया जाता है कि यही है, लेकिन दरअसल ये वहीं से आ रहा है, तो इसलिए अलग नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास सी मिल गया। अब 4 इक्वल पार्ट्स में बटा है, तो अब ये वाला जो होगा ए और सी का मिड पॉइंट होगा, ए और सी का। तो ये इसका नाम हम रख लेते हैं डी। इसको कलर चेंज कर लेते हैं और उससे हम लोग इसको बना लेंगे, व्हाइट से कर लेते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब आप जानते हैं कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। तो हम क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो -2 + 0 क्या होगा, -2 -2/2 है ना। मैं अलग से निकाल देता हूँ। डी की वैल्यू आएगी -2 + 0/2, है ना। देखिए x1 + x2/2, x1 हमारे पास -2 है, x2 0 है, बाई 2, कॉमा y1 विच इज 2 + 5 विच इज 7/, ये हमारा डी आ जाएगा। तो -2/2 कितना हो गया, -1, तो ये आ गया -1, 7/। उसी तरह से ये वाला वैल्यू भी आ जाएगा, 0 + 2/2 विच इज 2/2 हमारे पास कितना होता है, 1, एंड 5 + 8 इज 13/2, तो ये 13/2 ही रह गया। तो देखिए चार के चारों कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए। मुझे विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टाइसेस, इफ इट्स वर्टाइसेस, सॉरी। 4 वर्टाइसेस देखे दिए गए हैं और आपको बोला गया, इसमें तो बाकायदा हिंट्स भी दे दिया गया है। तो मुझे विश्वास है कि ये आप ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बार इसको प्लॉट कर देता हूँ। तो इसको प्लॉट करने के लिए अगर आप ग्राफ पेपर पे, चलिए ग्राफ पे नहीं भी प्लॉट करेंगे, मान लेते हैं 4 कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं और 4 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर देते हैं। ये रोम्बस हो गया। तो ये हमारे पास 3,0 है, ये ए हो गया। ये 4,5 है। कभी भी जंबल मत कीजिएगा, 3,0 यहाँ है, 4,5 यहाँ, ये यहाँ, यहाँ ऐसा नहीं कीजिएगा, एक सीक्वेंस में चलिएगा। या तो लेफ्ट, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में,
या तो घड़ी के सीधे दिशा में, या घड़ी की दिशा में अगर आप चलेंगे, या क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। -1,4 और तीसरा है -2,-1 ये रहा। अब बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर दिस। बकायदा इसमें दे भी दिया गया है कि हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि लेंथ ऑफ डायगोनल, इस डायगोनल का आप लेंथ निकालेंगे, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है और इसका नाम, आप देखेंगे ए बी सी। तो इस डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल का मतलब हाफ इंटू d1 इंटू d2। नाउ d1 इज बेसिकली AC, AC को यहाँ d1 बोला और d2 का मतलब BD को d2 बोला गया है। जरूरी नहीं है BD हो, आप AC रख लीजिए d2, लेकिन d1 d2 का मतलब दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट है। अब दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट का मतलब डायगोनल 1, और डायगोनल 1 का मतलब लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो इससे आपको लेंथ मिल जाएगा डायगोनल d1 का, और इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो d2 का आपको लेंथ मिल, आप यहाँ पे प्लग कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका एरिया ऑफ रोम्बस होगा। मुझे विश्वास है कि ये पूरा एक्सरसाइज आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। इस सवालों को आप दोबारा बनाएं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं और भी कुछ सवालों को लेकर के आऊँगा और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और भी सवालों के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ एंड थैंक यू। बाय बाय।